है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एसएससी जेईई में क्यों फेल हो जाते हैं। किसी भी ब्रांच, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का, क्यों नहीं क्लियर कर पाते एसएससी जेईई को फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में। तो जो वो सबसे टॉप जो मिस्टेक है वो मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं सत्यम कुमार और मैं जो है 2023 में एसएससी जेईई क्रैक कर चुका हूँ और 2022 में भी। तो 2023 का जो मेरा यहाँ पे मार्कशीट है वो यहाँ पर देख सकते हो। पेपर 1 में जो 154 मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में जो है 272 इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है मैक्सिमम बच्चे जो है क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो जो है क्रैक नहीं कर पाते एसएससी जेईई, और जो टॉपर होते हैं या फिर जो ऐसे क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो किस तरीके से जो है सिलेबस को फॉलो करते हैं, किस तरीके से जो है टेस्ट सीरीज को टैकल करते हैं, टेस्ट सीरीज से वो क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं, ये चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो गलती करते हैं बच्चे वो है सिलेबस को अंडरस्टिमेट करना। एक्चुअली बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रिकल तो उनका हो जाएगा, लेकिन एसएससी को जो सिलेबस है वो थोड़ा डीप है और ब्रॉड भी है। जैसे कि एक तो आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा जीएस और रीजनिंग भी पढ़ना है, और टेक्निकल के साथ साथ आपको जो जीएस और रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाके जो है एसएससी क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बच्चों को ये सीखना चाहिए कि आप ये कर सकते हो सबसे पहले कि पहले सिलेबस को एक बार समझो। सबसे चीज़ आप ये जो कर सकते हो, जो मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है या हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उनको भी आपको पैरेलली अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि जो आपका पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें है, यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जो है आप साथ इसके साथ में जो आप जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे हो गया आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो आप जो इसको देखना ही पड़ेगा। आप इसको भी एक बार देख सकते हो क्योंकि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें जो सिंपली डायरेक्ट डेटा बेस्ड वैल्यू या फिर डायरेक्ट टिपिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन। तो आप अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आप जो इजीली हाई स्कोर गेन कर सकते हो। और मैं अगर अभी आप बात करूं 2026 के एसएससी जेईई का, तो शायद उसका नोटिफिकेशन जो है मार्च में आएगा और उसका एग्ज़ाम होने के चांसेस है मई या जून में। तो आपके पास अभी जो है 4 से 5 महीना है। तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्चुअली सिलेबस जो है, जो भी बिगिनर हैं या फिर जो इवन जो एक्सपीरियंस बंदे भी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वो चीज़ आपके लिए सही होगा। तो जो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि स्टार्ट अर्ली एंड वीकली रिवीजन। आप जो जितना जल्दी स्टार्ट करते हो और जितना जल्दी रिवीजन करते हो वो आपके लिए चीज़ें बेटर होगा। एट द एंड में आपके लिए जो है इवन एग्जाम हॉल में आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। दूसरा चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, जो बिगिनर खास तौर पे जो गलतियां करते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इग्नोर करना। भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तुम देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो सही ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगर तुम पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो तुम किसी भी अननोन टॉपिक पे पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो एक बार कम से कम जो तुम ये क्या कर सकते हो कि पिछले जो भी 4 से 5 साल के जो पीवाईक्यू हैं उनको एक बार देखो, एनालिसिस करो कि किस टाइप से जो है नंबरिकल ला रहे हैं या फिर कौन से लेवल का नंबरिकल है, कोई इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं। ये सब चीज़ें खुद देखो, खुद एनालिसिस करो, तब जाके तुम चीज़ें जो है उस लेवल पे पहुंच पाओगे जिस लेवल पे जो है टॉपर या फिर जो है वो लोग जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कर लेते हैं। ये कर सकते हो कम से कम जो है पिछले 4 से 5 साल का जो है तुम एक बार पीवाईक्यू देखो कम से कम। ठीक है, लगाओ और एनालिसिस करो कि क्या है सीन क्या नहीं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे जीरो। प्रैक्टिस कहाँ गई? ख़त्म, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। तो भाई, जब तुम नोट पढ़ ले रहे हो, वीडियो देख ले रहे हो यूट्यूब से भर के, लेकिन जब तुम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इससे क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है ना। तुम इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि तुम एग्जाम में तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही क्रैश कर जाएगी। तो यहाँ पर तुम ये कर सकते हो कि डेली जो है तुम एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन जो है लगाओ। जिस टॉपिक को तुम जिस दिन पढ़ रहे हो ना, उसी दिन उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लगाओ। इससे क्या कि जो जो चीज़ तुम पढ़े वो वही टॉपिक अगर तुम नंबरिकली ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो सेम डे, तो जो तुम पढ़ रहे हो वो चीज़ें अगर तुम याद कर पा रहे हो नहीं, ये चीज़ें तुम खुद एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, और ये कैसे होगा? जब तुम टेस्ट दोगे, खुद ही टेस्ट दो या ऑब्जेक्टिव लगाओ बुक से, कहीं से भी, किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव लगाओ, ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक, नेक्स्ट गलतियाँ क्या होती है,
जो जनरली करते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो जो भी बिगिनर्स होते हैं यहाँ पे, इवन एक्सपीरियंस वाले भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगिनर के लिए ही है, वो भी क्या करते हैं जब एग्ज़ाम में जाते हैं, या वो टेक्निकल से क्वेश्चन बनाना शुरू करें या रीजनिंग से, जो भी पहला जिससे भी आप प्रेफर करते हो, वो क्या करते हैं कि उनसे क्या होता है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं, और क्या होता है कि उनका टाइम जो है वो लैप्स हो जाता है, वो क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं, अंत में जो है इजी क्वेश्चन तो छूट जाता है, फुल अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। 200 क्वेश्चन है, उसमें 160-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाता है। तो इस तरीके से भाई मार्क्स लाना तो मुश्किल है। इसके लिए तो इसमें क्या कैसे आप जो है टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, इसके लिए आपको जो है टेस्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज चाहे कहीं से भी लगाओ, टेक्स्ट बुक ऐप से आई थिंक लगाना भी बेटर हो सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो आप यहीं पे जो है पहले जब आप टेस्ट लगा रहे हो यहीं पे आप चीज़ें ये करो कि इजी टाइप जो वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको जो सबसे पहले करो, ठीक है, उसको जो सबसे पहले करो। उसके बाद आप जो कर सकते हो जो मीडियम टाइप या टफ टाइप क्वेश्चन है, उसको एंड में जो बनाने की कोशिश करो। ऐसा क्या होता है कभी कभी कि कुछ क्वेश्चन आप जब फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो लगेगा कि यार ये तो टफ है, बनेगा नहीं, लेकिन जब आप उसके आगे 1-2-3 ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो आप जो इन कुछ क्वेश्चन से लिंक करके जो है ना उस क्वेश्चन को बना सकते हो। जब आप बाद में उस चीज़ को जब आप बाद में उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो बनने के हाई चांसेस हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी। एक्चुअली मैंने ऐसा एग्जाम में फील किया है, सो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ रियल एग्जाम बेस्ड एनालिसिस ही बता रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा। तो आप ये कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है वो टेस्ट सीरीज से डरना। कुछ बच्चे होते हैं टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज देते हैं 1-2, लेकिन क्या होता है कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो फिर टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको जो टेस्ट लगाना ही लगाना है। इससे एक चीज़ में इससे दो चीज़ें जो है ज़्यादा हेल्प रहेगा। वो पहला है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको जो है कैलकुलेशन का लेवल इंक्रीज होगा, कैलकुलेशन आप कितना तेज़ी से कर पा रहे हो। दूसरा आपकी एक्यूरेसी, अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, गलत हो जा रहा है आपसे, तो आप उस चीज़ को एनालिसिस करो, पोस्ट एनालिसिस करो किसी भी टेस्ट का, उससे आप एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ करो। टेस्ट आपका जो है कि मिरर टाइप का है भाई, कि तुम जो पढ़ रहे हो टेस्ट देने से पता चलता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, उसका क्या लेवल तक तुम याद कर पा रहे हो, किस लेवल पे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, किस लेवल की तुम्हारी कैलकुलेशन का एक्यूरेसी है। तुम कैलकुलेशन के आंसर गलत आ गया, मल्टीप्लिकेशन कुछ किया, मल्टीप्लिकेशन तुम एरर आ गया, आंसर गलत आ गया, तो तुम जब टेस्ट लगाओगे तो ये सब चीज़ें यहीं पहले ही सुधार लो ना। एट द टाइम जो आप एंड में एग्जाम में जाके ये चीज़ गलतियाँ ना करो, इसलिए तुम टेस्ट से डरो नहीं, टेस्ट लगाओ पहले ही, ओके। नेक्स्ट जो है जीएस एंड रीजनिंग को इग्नोर करना। आई नो कि बच्चे जीएस और रीजनिंग को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन उनका ये होता है टेक्निकल बच्चों का कि टेक्निकल तो ओके है और सब्जेक्ट तो ओके होता है, लेकिन या तो रीजनिंग में उनके लग जाते हैं या फिर जीएस में लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि टेक्निकल के साथ साथ जो है आप रीजनिंग और जीएस को भी जो है आप टाइम दो एवरी डे, एटलीस्ट मैक्सिमम जो है 1 घंटा टाइम दो, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ो, जहाँ से पढ़ सकते हो यूट्यूब से पढ़ो। रीजनिंग के लिए जो है प्रीवियस जो भी आई थिंक अभी जो न्यू एजेंसी ले रही है ना, तो लास्ट जो भी जब से वो एग्जाम ले रहा है तब से जो उसका प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का क्वेश्चन उठाओ, सारे ब्रांच के, जो भी 3 ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबका रीजनिंग का क्वेश्चन एक बार देखो और उसका एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से जो ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन उठा रहा है, किस लेवल का, किस टाइप का नंबर सीरीज आ रहा है, किस टाइप का जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपसे वो नहीं बन रहा है तो आप यूट्यूब सिंपली सर्च करो वेन डायग्राम, बहुत सारे टीचर बैठे हैं भाई बताने के लिए यूट्यूब पे, उनका पढ़ो और लगाओ फिर। तो क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करो, ठीक है, रीजनिंग और जीएस के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगा कि जीएस और रीजनिंग में जो मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें। और यहाँ पे मेन चीज़ ये भी है कि कंसिस्टेंसी का ब्रेकडाउन, कि आप जब पढ़े 10 दिन 1 हफ्ता पढ़ें और फिर उसके बाद 1 हफ्ता गायब हो गया, 1 हफ्ता अगले हफ्ते, मान लो आप इस हफ्ते पढ़े, अगले हफ्ते कोई वेब सीरीज आ गई नेटफ्लिक्स पे, आप उसको निपटाने में लग गए, तो इससे क्या होता है कि आपने सब्जेक्ट का पढ़ने का ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इससे होगा कि आपके रिवीजन वीक हो जाएगा आपका, आप पढ़े। तो आप ये कर सकते हो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि डेली मिनिमम जो है आप 2 से 3 घंटा पढ़ो यार, मिनिमम, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, भाई बहुत कुछ हो जाएगा। जो अगला तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, लेकिन जो अगला बंदा पढ़ रहा है वो तुमसे डेफिनेटली 110% आगे निकल जाएगा अगर तुम आज नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो डेली भले ही कम ही पढ़ो, 1-2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, स्लो स्टडी भी चलेगी, लेकिन पढ़ो यार, बस डेली चाहिए। और मैं नेक्स्ट बताऊँ तो नेक्स्ट जो करते हैं रॉन्ग रिसोर्सेज। भाई हम पे इतने सारे यूट्यूब पे रिसोर्सेज आ गए हैं, तो तुम ये कर सकते हो कि भाई हर कोचिंग के नोट्स, हर यूट्यूब का लेक्चर मत देखो, ठीक है। किसी एक यूट्यूब लेक्चर को फॉलो करो, किसी एक ही कोचिंग या इंस्टीट्यूट के नोट्स को पढ़ो, ठीक है। तो क्या है कि
इससे आपको तुम्हारा जो कन्फ्यूजन कम होगा, क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो तुम यही चीज़ कर सकते हो कि एक रिसोर्स फॉलो करो, एक यूआई की बुक फॉलो करो और एक ही टेस्ट सीरीज जो है फॉलो करो। एट द एंड में जो तुम भले ही जब तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल पे आ जाए तो 2-3 टेस्ट सीरीज फॉलो करो। बाकी जो है लास्ट में एक और चीज़ है, रिवीजन भाई बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और जब एग्ज़ाम हॉल में गए तो कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एट द टाइम पे जब एट इंस्टेंट में जब तुम्हें फार्मूला की ज़रूरत है, तुम एग्ज़ाम हॉल में फार्मूला याद नहीं कर पा रहे हो, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रहे हो तो फार्मूला याद आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं, जब तुम कोई चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसे रेगुलर टाइम पे रिवीजन करो। उसका एक जो है टेक्निक है 1-3-7-15। अब जो आज पढ़े वो 3 दिन बाद फिर से उस चीज़ को रिवीजन करो, फिर वही सेम चीज़ जो है 7 दिन बाद रिवीजन करो, फिर वही सेम चीज़ जो है 15 डेज के बाद रिवीजन करो। तो इससे क्या है कि तुम्हारे माइंड में वो चीज़ बना रहेगा और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एट इंस्टेंट वो तुम रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जो मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें तुम इम्प्रूव कर लो खुद के अंदर, तो क्या है कि इसके बाद जो तुम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो ईज़िली, चाहे वो जेईई हो या एई हो, ठीक है। बस क्या है कि मेन जो है कंसिस्टेंसी होना चाहिए अंदर में। तो यहाँ पे देखो मैंने खुद लिखा भी है कि जो फेल होते हैं पढ़ते तो हैं नो डाउट, लेकिन पर उनमें सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते हैं। और जो क्रैक करते हैं एग्जाम, वो पीआर के लगाते हैं टाइम पे, वो जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं टाइम पे, वो रिवीजन करते हैं टाइम पे, और सबसे बढ़िया तो कंसिस्टेंस रखते हैं खुद को। अब ठीक है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई भी करते हैं। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे जो है आप जीएस या जीके में जो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।